देश में कोरोना के केसेस क्योंकि 80,000 के पार हो गए, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूं। पिछले 24 घंटों में 81,000 मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर इस समय की, इस साल का ये एक दिन का नया रिकॉर्ड है। 469 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है एक ही दिन के अंदर, यानी बीते 24 घंटे में कोरोना की भयानक तस्वीर सामने आई है। मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 81,466 नए मामले आए हैं। देखिए कोरोना कितना फैल गया है, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं। 2 अप्रैल का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं और आप ये आंकड़ा देखिए कि किस तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 81,466 केसेस, और अभी तक अगर देश में कोरोना की बात की जाए तो 1,23,00,000 के करीब केस आ चुके हैं। 469 लोगों की मृत्यु हो गई है पिछले 24 घंटों में। कुल मौतों का आंकड़ा जो है 1,63,000 पहुंच चुका है। जो इस समय एक्टिव केसेस हैं वो 6,14,000 के करीब हैं। और कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अब एक्शन में नजर आ रही हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव आज सुबह 11 बजे राज्यों के मुख्य सचिव के साथ बैठक करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में आज इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी आज आपात बैठक बुलाई है ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। तो आज उच्च स्तरीय एक बैठक होनी है। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट सचिव की ये बैठक है। तमाम राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। अपनी अपनी तरफ से जो एहतियाती कदम राज्य सरकारें उठा रही हैं उसकी जानकारी कैबिनेट सचिव को दी जाएगी और उसके बाद आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही हैं क्योंकि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना का कहर थमने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। क्या मुंबई एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? क्या महाराष्ट्र सरकार कोरोना को देखते हुए कड़े फैसले ले सकती है? आज महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना के मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 40,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में हूं और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मुंबई के लगभग हर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पर बहुत ही सामान्य तस्वीर हो चुकी है क्योंकि लोग कामकाज के लिए घर से निकलते हैं और इसी प्रकार की भीड़ बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें मुंबई की तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में 8,646 मामले सामने आए हैं जबकि 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 43,183 मामले सामने आए हैं। देश भर के जो टॉप के राज्य हैं जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं उसमें से महाराष्ट्र में सबसे अधिक केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, लेकिन लोग भी मजबूर हैं। कामकाज के लिए लोग सुबह घरों से निकलते हैं, लंबी कतारों में खड़े रहकर बसों और रेलवे की यात्रा करते हैं और अपने काम पर जाते हैं और लौटते हैं। कुछ जगहों पर लापरवाही भी बरती जाती है, लेकिन आप देखें तो लोग जागरूक हैं। बहुत लोग मास्क लगाते हैं, नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी के लिए, अपने कामकाज के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए मुंबई के अंधेरी स्टेशन की, ये बस है और इस प्रकार से लोग लटक कर बसों में जा रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रेनों में जाते हैं और भीड़ होती है। सरकार कुछ नियम सरकार ने लगाए हुए हैं, विशेष तौर पर नाइट कर्फ्यू, रात के समय में भीड़ ना लगाएं लोग, 4 से अधिक संख्या में लोग ना रहें। बार और होटल रेस्टोरेंट को जल्दी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्सल की सुविधा रखी गई है। बावजूद इसके लोग एक बार फिर क्या लॉकडाउन अफोर्ड कर पाएंगे? कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं इसको लेकर एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर धीरज कौल जो कि न्यूयॉर्क में डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और भोपाल से ब्रजेश राजपूत। तो तमाम हमारे सहयोगी भी इस समय फील्ड में मौजूद है, लेकिन मैं डॉक्टर धीरज कौल का सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपने रिपोर्टर्स के पास चलूंगी क्योंकि न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि फोन कॉल कट जाए, उससे पहले मैं उनका रुख कर लेती हूं। डॉक्टर धीरज, ये जो दूसरी लहर की बात इंडिया में की जा रही है और तमाम देशों में जो की जा रही है, एक नए स्ट्रेन की बात की जा रही है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये जो वैक्सीन लग रही है क्या ये इस नए स्ट्रेन पर भी कारगर है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, थैंक्स फॉर आस्किंग। हमने इस क्वेश्चन का एक्चुअली एड्रेस करना आप ही के शो के ऊपर दिसंबर-नवंबर से बात हमने शुरू कर दी थी। देखिए, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के खिलाफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है जिसको हम वैक्सीन एस्केप बोलते हैं, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के खिलाफ। एज इन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन तकरीबन 55 to 65% एफिकेसी देखी गई है
अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, जो इनिशियली हम 77% देख रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है, इवन यूके के स्ट्रेन के खिलाफ भी एस्ट्राजेनेका की एफिकेसी जो ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन है उससे कम है, और तकरीबन सारी ही वैक्सीन ऐसे बिहेव कर रही हैं। और ये हम पहले से जानते हैं कि जो वायरस है जब वो मल्टीप्लाई होता है उसमें चेंजेस आते हैं। जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए कंसर्निंग है, क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन पे, जिससे कि वो वायरस बॉडी को अटैच करता है, बहुत सारे चेंजेस हैं। और अगर आप पहले वुहान स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो भारत में काफी प्रेवलेंट है और पहले भी था, तो जो एंटीबॉडीज आप जनरेट करते हैं वो कहीं ना कहीं उतनी कारगर नहीं है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के खिलाफ जो स्टडीज आ रही हैं। इसीलिए अब फाइजर और मोडेर्ना दोनों कंपनीज नई वैक्सीन बना रही हैं नए स्ट्रेन के लिए, जो कि बूस्टर शॉट हम लोग गोल कर रहे हैं 2021 एंड या 2022 में लगेगा। और उसमें घबराने की बात इसलिए नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी शॉर्ट होती है, क्योंकि फेज 1, 2, 3 हम देख चुके हैं। लेकिन काफी पब्लिक को सतर्क रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत जोर है, बहुत ज्यादा जोर है। वो सबसे बड़ा उपाय है, समझदारी से चलेंगे तो आप इस नए स्ट्रेन से भी बच सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है वो उतनी कारगर नहीं है इस नए स्ट्रेन पर। खासतौर पर साउथ अफ्रीका का जिक्र किया। मैं रुक करना चाहूंगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव का, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। प्रफुल्ल, मैं आपसे जल्दी ये जानना चाहूंगी कि अब वैक्सीनेशन के जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि अब एक तो सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन और दूसरा वैक्सीनेशन, यही दो आस हैं लोगों के पास। बिल्कुल, देखिए जो वैक्सीनेशन है उसको तेज़ी लाने में, उसमें तेज़ी लाने के लिए सरकार ने 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन मिलेगी। इससे पहले 45 साल से ज़्यादा उम्र के उन्हीं लोगों को वैक्सीन मिलती थी जिन्हें कोमोर्बिडिटी यानी गंभीर बीमारियां थी, लेकिन अब ये 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। और 34 करोड़ की आबादी है जिसको वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया है कल से। तो अब तक करीब 7 करोड़ के करीब लोगों को पहली और दूसरी डोज जिसमें शामिल है वो दी जा चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर अब ये देखा गया है कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने में ही वैक्सीन लगवा लिया है। तो वैक्सीन में तेज़ी लाई है सरकार ने, न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को रोप इन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दिया जा सके, ताकि जो ये चेन है, वायरस का संक्रमण का चेन है, कुछ लोगों को हो चुका है, कुछ लोगों को वैक्सीन मिलेगी तो उससे उनमें ये जो है एंटीबॉडी बन जाएगी, तो एक तरह से चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। तो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं वो अच्छा रहेगा। ठीक है प्रफुल्ल, आप बने रहिए मेरे साथ। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार भारत में धीमी है, क्योंकि 130 करोड़ के देश में अगर हम सिर्फ 7 करोड़ लोगों को लगा पाए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, और ये हमें हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर हमें इसको तेज करने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर MC मिश्रा तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र, सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति महाराष्ट्र में है, और वैक्सीनेशन की इस समय वहां पर क्या स्थिति है? क्या केंद्र सरकार से और वैक्सीन की डिमांड राज्य सरकार के द्वारा की गई है, और क्या एहतियाती कदम? देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो वैक्सीनेशन रोजाना हो रहा है। कल भी जो है 45 साल से ऊपर की उम्र के 38,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक आपात बैठक बुलाई हुई है, और उस बैठक के बाद में ऐलान होगा। जो लॉकडाउन का अंदेशा जताया जा रहा है, क्या पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर बंदिशों को बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारी जानकारी है, जो हमें आइडिया मिल रहा है, वो ये है कि कड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बहुत सारी बंदिशें लगाई जाने वाली हैं। जैसे कि अभी जो शाम के वक्त में जो जमावबंदी चल रही है, शाम 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, उसको जारी रखा जाएगा। इसके अलावा तमाम धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने की मनाही हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो फाइन है मास्क ना पहनने पर, उसका भी फाइन बढ़ाकर 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा। और सबसे अहम जिस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि लोकल ट्रेनों का क्या होगा। क्या लोकल ट्रेनें जैसे अभी चल रही हैं उनको चलने दिया जाएगा, या फिर लोकल ट्रेनों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, या फिर जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को ही लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि लॉकडाउन के मामले को लेकर काफी अंतर विरोध खुद सरकार के घटक दलों के बीच में देखा जा रहा है। और कल मुंबई के व्यापारियों ने आंदोलन भी किया लॉकडाउन के विरोध में कि फिर से एक बार लॉकडाउन महाराष्ट्र नहीं झेल सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस दौर में इस समय अर्थव्यवस्था है, लॉकडाउन झेलना पूरे देश के लिए बेहद मुश्किल होगा। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वैक्सीन की रफ्तार हमारे देश में धीमी है? अभी तक 7 करोड़ लोगों को लगी है, 130 करोड़ का ये देश है, या ये लोगों की भी गलती है कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, वो बच रहे हैं इससे? हाँ, ये बात तो ठीक है कि अभी करीब 5% लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए हैं। टीकाकरण हमारे यहाँ 7 करोड़, अगर 130 करोड़ का आप देखें तो लगभग 5% आता है। और रफ्तार जो इसको इस गति हम कहें तो ज़रूर धीमी है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और आने वाले हफ्तों में कम से कम हम चाहेंगे कि 50 लाख प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीनेशन हो, और उससे आगे आने वाले समय में करीब 70-80 लाख और 1 करोड़ तक हम पहुँचें। तभी इसमें हम एक साइजेबल पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है हमारी, उसको कवर कर पाएंगे। अगर इस गति से वैक्सीनेशन होगा तो पर्याप्त नहीं होगा। अब चूंकि 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को शामिल कर लिया गया है, अदर देन स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो गति पकड़ी है। पहली कल से जो है गति आई है टीकाकरण अभियान में, और आने की संभावना है। और जैसे भारत सरकार ने सभी राज्यों को भी कहा है, और जैसे मैं कल एम्स गया था तो वहाँ पे आज भी टीकाकरण हो रहा है। हालांकि गुड फ्राइडे की छुट्टी है, संडे को भी टीकाकरण होगा। तो ये सब उसी दिशा में ये कदम है कि टीकाकरण अभियान की में गति पकड़े और दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस हों। एक तो जो रेस्ट्रिक्शंस लगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सबसे महत्वपूर्ण मास्क है, सभी लोगों को लगाना बहुत आवश्यक है। उससे हम काफी हद तक इस संक्रमण पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। भोपाल से ब्रजेश राजपूत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, देखिए हर राज्य में स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। आज कैबिनेट सचिव की बैठक भी होनी है, मुख्य सचिव उनके सामने अपने आंकड़े पेश करेंगे, तैयारी पेश करेंगे। भोपाल और इंदौर में स्थिति बेहद खराब है, आपके पास क्या जानकारी और वैक्सीनेशन को लेकर मैं अपडेट चाहूंगी आपसे। देखिए शोभना, जैसे जितेंद्र ने बताया कि महाराष्ट्र से सटे हुए मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है, और खासकर वो ज़िले जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं, खासकर छिंदवाड़ा, उस छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है आज से लेकर सोमवार तक। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 और ज़िले हैं जहां पे 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुल मिलाकर लॉकडाउन रिटर्न जैसा हो रहा है। अभी तक बड़ी बात यही है कि इंदौर और भोपाल में कैसे लॉकडाउन लगाया जाए, इस पर सरकार तय करने की कोशिश कर रही है। मगर एक अच्छी बात यह है कि कल जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उससे जोरदार गति पकड़ी है। मध्य प्रदेश में कल एक दिन भर में 3,80,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। तकरीबन 90% टारगेट था जो पहले दिन पूरा कर लिया गया है। तो ये वैक्सीनेशन की गति रोज़ बढ़ेगी। सरकार ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोले जाएँ, हर छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन किया जाए। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छी खबर है कि वैक्सीनेशन गति पकड़ रहा है और सरकार धीरे धीरे पाबंदियों की तरफ बढ़ रही है। रही बात इंदौर और भोपाल की कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो सरकार सोच रही है कि यदि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो हो ना हो यहाँ भी आज कल या परसों तक कुछ कड़े फैसले लिए जाए। हो सकता है लॉकडाउन यहाँ भी कुछ दिनों के लिए लगाया जाए, क्योंकि जनता अभी समझने को तैयार नहीं है। वैसे ही लापरवाही बरत रही है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन अच्छी खबर टीकाकरण के फ्रंट पे है कि तेजी से टीकाकरण हो रहा है और मध्य प्रदेश में कल ही एक दिन में 90% टारगेट पूरा कर लिया गया है और टीकाकरण रोज होगा और बेहतर तरीके से होगा। तो निश्चित ही दोनों रणनीति पर सरकार काम कर रही है, टीकाकरण की गति बढ़ा रही है और रेस्ट्रिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लागू कर रही है। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश, जैसे कि जानकारी दे रहे हैं और तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं। 2 डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर हम मध्य प्रदेश की जो बात, जैसा कि ब्रजेश कह रहे थे, वहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। भोपाल समेत 4 जिले हैं जहां पर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में भोपाल से विशेषज्ञों का एक दल भेजा है। देख लेते हैं रिपोर्ट। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा।
यहाँ से टीम जा रही है अधिकारियों की, जहाँ संक्रमण ज़्यादा है वहाँ रोकने की और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। टीकाकरण का अभियान पूरी ताकत से चलाने का कल से शुरू हुआ है। तो देखिए, ये तो सरकार के अपने कदम है। मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान वो जानकारी दे रहे हैं कि सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एबीपी रिपोर्टर में इस समय एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद है। बात महाराष्ट्र की करेंगे, बात कोरोना की करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती लहर पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बेशक यहां पर उनकी सरकार नहीं है। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि इस पूरे बुलेटिन में मेरा जोर इसी बात पर है कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी तो क्या कोरोना पे काबू पाया जा सकता है, उस चेन को तोड़ा जा सकता है। और अब महाराष्ट्र में संजय राउत भी यही कह रहे हैं। ये राजनीति या सीरियस कंसर्न या केंद्र सरकार पर जी हाँ, ये बात सही है। और इसके पहले देखिए, इसके ये कोई पहली बार नहीं है जब वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार से केंद्र की तरफ कोई बात कही गई हो। आपको याद होगा कि अब से 10-15 दिन पहले महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही थी कि केंद्र से उन्हें और ज्यादा वैक्सीन्स मिलनी चाहिए ताकि वैक्सीन्स की रफ्तार को बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र से भी जवाब दिया गया कि आपको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन्स मिल रही हैं। अब ये आपका काम है इस बात को इंश्योर करना कि वैक्सीन जो है खराब ना हो, बेकार ना हो, और जितनी वैक्सीन्स आपको दी जा रही हैं उसका मुकम्मल और समय रहते इस्तेमाल होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए जो कुछ भी कड़े कदम उठाने की बात हो रही है उसको लेकर बड़ा ही अंतर विरोध देखने मिल रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार में 3 घटक दल हैं और इनमें से कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों ही लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी तो विरोध कर ही रही है। इसके अलावा खुद शिवसेना में भी 2 मत हैं। शिवसेना में मैंने संजय राउत से बात की थी अब से 3 दिनों पहले, तो वो भी लॉकडाउन लगाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि जिस तरह से स्थिति बिगड़ रही है उसको देखते हुए कड़े कदमों का उठाया जाना जरूरी है। और आज शाम को करीब 5 से 6 बजे के आसपास हमें यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र कोरोना से निपटने के लिए क्या करने वाला है, वो कौन से ऐसे कड़े कदम होंगे जो कि लागू किए जाएंगे। शोभना, बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझा दिया। लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ। लोगों को लग रहा है कि क्योंकि वैक्सीन तेजी से नहीं लग रही है इसलिए शायद कोरोना फैल रहा है। डॉक्टर धीरज कौल भी न्यूयॉर्क से मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्योंकि अमेरिका में काफी हद तक वैक्सीन लग चुकी है वयस्कों को। क्या वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है? कोरोना के मामले 81,000 के करीब पहुंच गए हैं। साल में पहली बार एक दिन में इतने मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। उत्तर भारत की अगर बात करें तो दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ में भी ये मामले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों का पूरा जोर वैक्सीनेशन के ऊपर है। कल से देश में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि एबीपी रिपोर्टर में हमारा आपसे वादा है, हमारे रिपोर्टर्स भी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमसी मिश्रा जी, और धीरज कौल न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज, ये बात कही जा रही है कि अगर वैक्सीनेशन पूरी तरह से लगा दिया जाए तो ये जो दूसरा स्ट्रेन है या जो कोरोना की दूसरी लहर है इस पर काबू पाया जा सकता है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं, जहां तक मेरी जानकारी है, अप्रैल के मिड तक वैक्सीनेशन सभी वयस्कों में पूरा करने की बात की जा रही है। क्या अमेरिका में ये दूसरी लहर का असर नहीं है कोरोना का? देखिए, 2 सवाल हैं। पहले मैं एड्रेस करूंगा जो वैक्सीनेशन की पेस पे हम लोग नवंबर दिसंबर में भी बात कर रहे थे। तो एज ऑफ नाउ अमेरिका के अंदर 153 मिलियन मतलब 15.3 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी हैं और तकरीबन आबादी का 30% ऐसा है जिसको या तो एक डोज, सिंगल डोज एटलीस्ट मिल चुका है। 16.9% ऐसे हैं जिनको 2 डोजेज मिल चुकी है। जानना जरूरी है कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद फुल इम्यूनिटी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वैक्सीन की आप बात कर रही हैं। एक डोज के बाद 55 to 65 to 70% इम्यूनिटी मिलती है डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीनेशन। भारत की बात करें तो भारत में 6 करोड़ 70 लाख वैक्सीन दी जा चुकी हैं और आबादी का तकरीबन 4.3% ऐसा है जिसको एटलीस्ट 1 डोज मिली है और 0.7% ऐसा है
जिसको दोनों डोज मिल चुकी हैं, यानी कि 0.7% लोग वैक्सीनेटेड हैं जो इससे प्रोटेक्टेड हैं। हैविंग सेड दैट, भारत के अंदर देखिए चैलेंजेस 5 हैं, मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। पहली बात तो है पेस ऑफ वैक्सीन बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अमेरिका में जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, क्या उसके बाद दूसरी लहर नहीं फैल रही है? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्या दूसरी लहर का वहां असर नहीं है? छोटा सा जवाब दीजिए, मेरे साथ और भी मेहमान। हमारी जो हमारे साथ जो सेकंड वेव का कंसर्न है वो इस टाइम काफी कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ वैक्सीनेशन पेस और फाइजर की एफिकेसी अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन और यूके स्ट्रेन काफी हाई 97% के करीब है, तो इस वजह से भी काफी बेटर है। और हमारे यहाँ पे मास्क फॉलोइंग काफी अब पिकअप कर चुका है और हॉस्पिटल के अंदर भी अगर आप देखिए आईसीयू एडमिशन रेट्स बहुत कम है इस टाइम और आईसीयू बेड्स अब काफी एम्प्टी भी हैं जो कि कोविड के लिए रिजर्व थे। तो सेकंड वेव का कंसर्न यहाँ पे है लेकिन इतना सीरियस नहीं है। ठीक है, मैं डॉक्टर मिश्रा का रुख करना चाहूंगी और डॉक्टर मिश्रा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब सिर्फ वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय आप देख रहे हैं इस चेन को भारत में ब्रेक करने के लिए? वैक्सीनेशन तो एक उपाय है लेकिन उससे ज्यादा अगर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और गैदरिंग्स हैं, अननेसेसरी ट्रैवल है, पार्टिंग है, सोशल जो फंक्शंस हैं उनमें, तो ये अभी स्कूल कॉलेजेस तो बंद किए हुए 31 तक बंद किए थे, अब पता नहीं अप्रैल में क्या करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है तो डिस्टेंसिंग तो उसमें लगभग असंभव है, चाहे आप जितना मर्जी ये कहते रहिए ठीक है कि डिस्टेंसिंग करो। इलेक्शन रैली हो रही है, क्या डिस्टेंसिंग हो रही है उसमें? मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि लोग अगर मास्क ही लगा लें अच्छे से, अपने फेस को कवर कर लें, तो काफी हद तक संक्रमण एक दूसरे से फैलने में हम रोकने में सफलता मिलेगी, वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद भी। ठीक है, मैं प्रफुल्ल से और मेरे सहयोगी क्योंकि फील्ड में हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगी। प्रफुल्ल, दिल्ली राजधानी है और जब पहली लहर आई थी तो स्थिति काफी विकट हो गई थी। केजरीवाल सरकार की तरफ से क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बेड्स की दिक्कत भी सामने आ सकती है, क्योंकि दिल्ली में हर राज्य से लोग उपचार के लिए पहुंचते हैं, उसको लेकर क्या एहतियाती कदम? बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली में जो कोरोना के अब ये मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर केजरीवाल सरकार भी काफ़ी कदम उठा रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने जो कोविड हॉस्पिटल और कोविड फैसिलिटीज़ थी जिन्हें बाद में वापस नॉर्मल कर दिया गया था, दोबारा से उन्हें कोविड फैसिलिटी कोविड हॉस्पिटल्स में तब्दील किया जा रहा है, दोबारा से बेड्स के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो है बैठक है, एक इमरजेंसी बैठक है, जो समीक्षा बैठक है कि किस तरह से जो ये मामले बढ़ रहे हैं इन पर अंकुश लगाया जाए, दोबारा से जो है इसे कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि इससे जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो दिल्ली में तो आ ही रहे हैं लेकिन आसपास के जो सटे हुए ज़िले हैं दूसरे राज्यों के, वहाँ से भी लोग इलाज कराने पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में तैयारियों को लेकर आज एक अहम बैठक है, शाम में अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ करेंगे। बेड्स को अवेलेबिलिटी के लिए पहले ही फैसले लिए जा चुके हैं और अब आगे मार्केट में किस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि वैक्सीन के ही बराबर इफेक्टिव है जिससे रोका जा सकता है, उसको किस तरह से सख्ती से लागू किया जाए, इसको लेकर कड़ा फैसला कोई हो सकता है। तो आज उम्मीद की जा रही है कि जब अरविंद केजरीवाल समीक्षा बैठक करेंगे तो इसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है कि मास गैदरिंग को रोकने के लिए और मास्क कंपलसरी पहनने के लिए इसको लेकर कोई नियम ला सकते हैं और जो नियम है लोगों के जमा होने के उसको भी कोई फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को नासिक की स्थिति जो है कोरोना की उसको बताना चाहती हूँ। नासिक में कोरोना को लेकर सरकारी लापरवाही की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नासिक के डीजीपी नगर इलाके में अस्पताल में न बेड मिलने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई है। मरीज को 3 दिनों से बेड की तलाश थी लेकिन बेड नहीं मिल रहा था। जैसे ही मरीज का ऑक्सीजन लेवल 35 पहुंचा तब उसके घर वाले उसे नगर पालिका दफ्तर लेकर पहुंचे। दफ्तर के बाहर ही उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुछ शिवसेना के नेताओं के दखल देने पर मरीज को बिटको अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है, यानी जो देरी हुई उपचार में उसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। और आपको सुनवा देते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन की जो मांग है शिवसेना की सरकार की, महाआघाड़ी सरकार की, उसको लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
ज़रूर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ की प्रजा इस देश की नागरिक है, आप भूलना नहीं चाहिए। तो केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन में नजर आ रही हैं, लेकिन अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आ रही है। जैसे कि खबर मैंने आपको नासिक से बताई कि एक शख्स को उपचार नहीं मिल पाया, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया, अस्पताल लोग भागते रहे और उसके बावजूद उस शख्स को उपचार नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमसी मिश्रा भी हैं और डॉक्टर धीरज कौल भी हैं, मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर एमसी मिश्रा, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आप भी जानते हैं कि पसीना लोगों को बहुत आएगा, लोग घर के बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ऊपर नीचे होगा। ऐसे में और क्या एहतियात लोगों को बरतने चाहिए जिससे कि ये इस कोरोना की बढ़ती हुई जो संख्या है उस पर कुछ रोक लगाई जा सके? मैं भारतीय परिवेश में इसका जवाब आपसे चाहती हूँ। नहीं, देखिए, मास्क तो लगाने में इतना कोई असुविधा नहीं है और ऐसा वो एयर टाइट तो होता नहीं है, केवल वो हमको जो हमारे ड्रॉपलेट्स के साथ वायरल पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको रोक ले, ये मास्क का उद्देश्य है। कोई एयर टाइट हम उतना नहीं कर रहे जितना आईसीयूज में लोग करना पड़ता है या ओटी में भी हम उतना एयर टाइट नहीं कर पाते हैं। मैं तो सर्जरी भी करता हूँ मास्क लगा के और 2-2, 3-3 मास्क लगा के हम करते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम एक दूसरे से जब बात करते हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे 6 फीट नहीं है दूरी, 3 फीट है, 2 फीट है, तो उसमें जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स सलाइवा के निकलते हैं उनमें वायरस पार्टिकल्स निकलते हैं और वो हमारे फिर मुंह पे पड़ते हैं और वो सांस के द्वारा अंदर जाते हैं। ठीक है। उनको रोकने के लिए मास्क होता है। तो किसी भी किस्म का कस्टमाइज्ड मास्क जो आजकल बहुत उपलब्ध है, तरह तरह के डिजाइनर मास्क भी उपलब्ध हैं, जो लोग फैशन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और कॉटन का मास्क ले सकते हैं जिसमें बहुत असुविधा ज्यादा नहीं होगी। सर्जिकल मास्क भी आते हैं और मास्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी मुंह पे लगाएं। उद्देश्य ये है कि जब आप बात कर रहे हैं किसी से आमने सामने तो आपके मुंह पे वो जो ड्रॉपलेट्स के साथ वायरल पार्टिकल्स है वो कम से कम पड़े और आप कम से कम उनको इनहेल करें। अगर थोड़े बहुत अंदर जाएंगे तो भी बीमारी ज्यादा होने से बच सकती है। बिल्कुल, और एक विश्वास जरूर नागरिकों को अपने अंदर लाने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अगर आपकी वो आयु सीमा है जिसमें सरकार आपको वैक्सीनेशन लगा रही है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अस्पतालों में पहुंचे, वैक्सीनेशन लगवाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।